हेलो दोस्तों, ये वीडियो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में जो भी बच्चा का है उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब एग्ज़ाम समय काफ़ी नज़दीक आ गया है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन के साथ मैं बताऊंगा और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल अन्नागार है भैया, वो कहाँ से मिला है? वो हमको मिला है मोहनजोदड़ो से। अच्छा, मोहनजोदड़ो से और क्या क्या सब मिला है, एक ट्रिक के साथ मैं आपको समझाता हूँ। एक लड़का है जिसका नाम है मोहना। क्या नाम है भैया? मोहना। मोहना से याद रख लीजिएगा मोहनजोदड़ो। अच्छा, ये मोहना क्या था? पंडित था। क्या था? पंडित था। और रोज़ सुबह सुबह स्नान करता था। क्या करता था? स्नान करता था। से याद रख लीजिएगा स्नानागार। क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से हमको प्राप्त मिला है, तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो से मिला है। अच्छा, रोज स्नान करता था और क्या करता था? और पंडित था, तो खाइबो करेगा दबा करके, मतलब भोजन भी दबा करके खाता था। तो याद रख लीजिएगा अन्नागार। पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से हमको प्राप्त मिला है, तो ये भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त मिला है। अच्छा, जब वो खाइबो करता था दबा करके, लेकिन और भी एक काम करता था, वो कपड़ा भी बढ़िया बढ़िया पहनता था। लेकिन दोस्तों, कपड़ा वो कैसा पहनता था? तो मोहना जो कपड़ा पहनता था वो सूती वस्त्र पहनता था। तो पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र का साक्ष्य भी पूछेगा हमको कहाँ से मिला है, तो भी आपको बताना है मोहनजोदड़ो से। लेकिन मोहना जो था वो बहुत खच्चर था। उसका एक लक्षण बहुत खराब था, वो डांस देखने का शौकीन था। किसका शौकीन था? डांस देखने का शौकीन था। तो याद रख लीजिएगा कांसे की मूर्ति की, डांस क्या याद रख लीजिएगा? कांसे की मूर्ति की। इन सब का संबंध कहाँ से है? मोहनजोदड़ो से। चलिए, मैंने क्या क्या सब बताया था? तो शुरू में मैंने बताया था एक लड़का था मोहना, विशाल अन्नागार पूछे, या विशाल स्नानागार पूछे, या सूती वस्त्र पूछे, या कांसे की नर्तकी पूछे, तो ये सब हमको कहाँ से मिला था? ये सब हमको मिला था मोहनजोदड़ो से मिला था। अच्छा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक ही साम्राज्य का जुड़वां राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक ही साम्राज्य का जुड़वां राजधानी कहा जाता है। पूछेगा बात किसने कहा था, तो बताना है स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों, धौलावीरा, जहाँ कहीं भी आपको धौलावीरा दिख जाए, समझ जाइए कि धौलावीरा में जल का सबसे अच्छा प्रमाण मिला था। यहाँ पर भी देखिए, जबकि स्नानागार मिला था, लेकिन मोहनजोदड़ो में बहुत मिला, लेकिन धौलावीरा में सबसे अच्छा मिला। कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पड़ता है? तो कालीबंगन पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ था? काले रंग की चूड़ी। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरूमध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला महासागर पूछ रहा है कि कौन सा है, तो वो कौन सा है भैया? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिब्राल्टर जल डमरूमध्य। चलिए, जिब्राल्टर जल डमरूमध्य से और भी हम क्वेश्चन को उठाते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि जिब्राल्टर जल डमरूमध्य किस महाद्वीप को जोड़ता है? तो आपको बताना है यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। जिब्राल्टर जल डमरूमध्य किसको अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। अच्छा, और पूछेगा कि जिब्राल्टर जल डमरूमध्य किस देश को अलग करता है? तो आपको बताना है कि स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। देश पूछेगा तो कौन सा देश को अलग करता है? स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इसलिए दोस्तों, जिब्राल्टर जल डमरूमध्य को हम लोग कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भूमध्य सागर की कुंजी हम लोग किसको कहते हैं? तो जिब्राल्टर जल डमरूमध्य को कहते हैं। इस क्वेश्चन से दोस्तों हमको इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत के पहले भारतीय सिविल सेना ऑफिसर कौन थे? भारत के पहले सिविल सेना ऑफिसर मतलब आईएएस पूछ रहा है कि वो कौन था, तो भैया वो था सत्येंद्र नाथ टैगोर था। कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर ही भारत का पहला आईएएस था। ये बात आप याद रख लीजिएगा। इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1842 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1842 ईस्वी में हुआ था। इनका जयंती हम लोग कब मनाते हैं? तो 1 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 जून को मनाते हैं। और सत्येंद्र नाथ टैगोर जो था दोस्तों, ये लेखक के साथ साथ संगीतकार भी थे। लेखक तो थे ही, उसके साथ साथ क्या था? ये संगीतकार भी थे। तो इतनी जानकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर से आप याद रख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आप सर्च कीजिए, वहाँ पर आप जाकर के सर्च कीजिए ITIASKIDUNIYA 99। वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।
चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में लगा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था पंडित दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था? पंडित दयाराम साहनी ने किया था। पूछेगा कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। वहीं पूछेगा कि राखल दास बनर्जी ने किसका खोज किया था? तो मोहनजोदड़ो को किया था। किसका किया था? मोहनजोदड़ो को किया था। पूछे कब किया था? तो ये किया था 1922 ईस्वी में किया था। दोस्तों मोहनजोदड़ो को हम लोग कहते हैं मृतकों का टीला। क्वेश्चन पूछेगा कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कई नाम से जानते हैं। इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता बोले, या कांस्ययुगीन सभ्यता बोले, कांस्ययुगीन सभ्यता बोले, या एक नगरीय सभ्यता बोले, या सरस्वती नगरीय सभ्यता बोले। इन सारे नाम से हम लोग हड़प्पा सभ्यता को ही जानते हैं। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। और क्वेश्चन पूछेगा, एक कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा वासी को किसका ज्ञान नहीं था? तो दोस्तों लोहा का ज्ञान नहीं था। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में रहता है तलवार रहता है, तो लोहा और तलवार दोनों का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन देख लीजिएगा, जो रहेगा आप वो लगाइएगा। और आप याद रख लीजिएगा कि सर्वप्रथम जो कपास आप देख रहे हैं दोस्तों, सर्वप्रथम कपास को पूछेगा कि किसने उगाया था? तो इसी सिंधु वासी ने ही उगाया था कपास। इतना बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। देखिए भैया, प्रश्न रहा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का टोटल 3 युद्ध लड़ा गया था। तो तराइन का जो पहला युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था, जिसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और मोहम्मद गोरी हार गया था। लेकिन तराइन का जो वही दूसरी युद्ध हुआ था 1 साल बाद 1192 ईस्वी में, इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो हुआ था मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ? हार गया। पृथ्वीराज चौहान हार गया। और तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? वो हुआ था इल्तुतमिश के बीच में। किसके किसके बीच में हुआ था? इल्तुतमिश, गुलाम वंश का शासक था ये। इल्तुतमिश और किसके बीच में हुआ था? यल्दौज के बीच में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश जीता था। दोस्तों टोटल तराइन का 3 युद्ध हुआ था, जिसमें पहला तराइन का युद्ध में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। और दूसरा में कौन जीता था? मोहम्मद गोरी जीता था। और पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को जीवन दान दिया था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। और पृथ्वीराज चौहान का जो कवि था वो कौन था? आप याद रखिएगा, चंद्रवरदाई। कौन था? चंद्रवरदाई। आप ये बात भी याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया। बंगाल को पूछ रहा है कि मुगल साम्राज्य से कब अलग किया गया था, कौन किया था? ऑप्शन ए में है मुर्शीद कुली खां। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र बंगाल का स्थापना 1740 ईस्वी में, कब? 1740 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां ने किया था। और मुर्शीद कुली खां का बेटा था सरफराज खां। और मुर्शीद कुली खां के अंदर में एक व्यक्ति काम कर रहा था, अली वर्दी खां। कौन कर रहा था? अली वर्दी खां। और मुर्शीद कुली खां जब मर जाता है तो सरफराज खां गद्दी पर बैठता है, लेकिन इसको उतना शासन के बारे में पता नहीं रहता है। तो अलीवर्दी खां कहता है कि हमको सारा चीज़ पता है, तो हम गद्दी पर बैठेंगे। तो सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच में फिर से एक युद्ध होता है 1740 ईस्वी में। दोस्तों इस युद्ध का नाम देते हैं गिरिया का युद्ध। क्या नाम देते हैं? गिरिया का युद्ध। इस युद्ध में सरफराज खां मारा गया और अलीवर्दी खां जीत गया और अगला नवाब अलीवर्दी खां बना। अलीवर्दी खां के मरने के बाद क्या हुआ था? अलीवर्दी खां का इक्को को बेटा नहीं था, इसको 3 बेटी थी। एक घसीटी बेगम, और एक का शादी किया था पटना में सिराजुद्दौला के साथ, एक का किया था पूर्णिया में शौकत जंग के साथ किया था। तो अगला जो राजा जो बना था, कौन बना था? सिराजुद्दौला बना था, जो बिहार का नवाब बना था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब पास हुआ था? विधवा पुनर्विवाह कानून जो दोस्तों पास हुआ था वो कब हुआ था? 1856 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? पास हुआ था 1856 ईस्वी में। यही पूछेगा कि विधवा पुनर्विवाह कानून को कब खत्म कर दिया गया था? तो वो किया गया था 1829 ईस्वी में। कब किया गया था? 1829 ईस्वी में। पूछेगा किस वायसराय द्वारा किया गया था? तब आपको बताना है लॉर्ड विलियम बेटिक। क्या बताना है? लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा। और पूछेगा कि किसने किया था? तो आपको बताना है राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेटिक की सहायता से विधवा पुनर्विवाह कानून का क्या कर दिया? बंद कर दिया।
चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है 8वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाया था? तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाया था? तो वो अपनाया था 1858 ईस्वी में। कब अपनाया था? 1857 के क्रांति को जब हम लोग हारे तो उसके बाद में पता उसको चल गया था कि अगर हमको इंडिया में राज करना है तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में लड़ा दो, और जो है क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम में लड़ा दो, मतलब जाति जाति में लड़ा दो। तो वही काम इन्होंने किया था, फूट डालो और शासन करो, यही इसका मतलब यही होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा 1857 ईस्वी के बाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है। क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी जो था दोस्तों कहाँ का शासक था? तो ये अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था। और मोहम्मद गोरी का हत्या पूछेगा किसने किया था? तो एक खोखर जाति के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एक खोखर जाति के द्वारा किया गया था। और मोहम्मद गोरी का गुलाम पूछेगा कौन था? इसको कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक वही व्यक्ति है जिन्होंने गुलाम वंश का स्थापना किया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। क्वेश्चन आपके सामने में है इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इंडियन अनरेस्ट का जो लेखक है कौन था भैया? वेलेंटाइन सिरोल है। कौन है? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेलेंटाइन सिरोल। दोस्तों जब भी वेलेंटाइन सिरोल का बात आता है तो मैं बताता हूँ, वेलेंटाइन सिरोल ने बोला था कि भारत में अशांति का जनक पूछेगा कि भारत में अशांति का जनक BGT बाल गंगाधर तिलक को कहा था, और इसको कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा था। तो किस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत में अशांति का जनक किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। दोस्तों लाला लाजपत राय से याद रख लीजिएगा, इसको पंजाब केसरी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? पंजाब का शेर कहते हैं, यानी पंजाब केसरी कहते हैं। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, आप ये बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों कई बार एनी बेसेंट का एक पत्रिका है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पूछेगा ये किसकी पत्रिका है? तो आपको बताना है कि एनी बेसेंट का है। और दादा भाई नेरोजी से भी बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों टाइम कम है इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा डीप क्वेश्चन आपको समझा करके जाता हूँ। दादा भाई नेरोजी को हम लोग कहते हैं भारत में इतिहास का पिता। भारत में इतिहास का पिता वही पूछे इतिहास नहीं अर्थशास्त्र का पिता। वही पूछे कि विश्व में अर्थशास्त्र का पिता हम लोग किसको कहते हैं? तो एडम स्मिथ को कहते हैं। दादा भाई नेरोजी वही व्यक्ति था जिन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना किया था। किसने किया था? राष्ट्रीय आय का गणना किया था। इन्होंने बताया था कि उस वक्त कब 1868 ईस्वी में इन्होंने राष्ट्रीय आय का गणना किया था, और बताया था कि उस वक्त जो राष्ट्रीय आय कितना है प्रति व्यक्ति? 20 रुपया। कितना है? 20 रुपया है। और इसका किताब का नाम क्या था? द ब्रिटिश अनरूल्ड इन इंडिया। इस बात का जिक्र उन्होंने अपना पुस्तक में भी किया था। इसको भारत का वृद्ध पुरुष भी बोला जाता है, और ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे। इतना बात आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ जो पूछ रहा है क्या गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था अली बंधुओं द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अली बंधुओं द्वारा किया गया था खिलाफत आंदोलन। तो आप इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, नहीं, इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? मतलब भारत में सिविल सेवा का जनक पूछ रहा है कि कौन है? तो भारत में जो है सिविल सेवा का जनक कौन है भैया? वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी लॉर्ड कॉर्नवालिस का बात आए तो मैं इससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो पूछेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस कब भारत में गवर्नर के पद पे था? तो आपको बताना है कि 1786 ईस्वी में। कब था? 1786 ईस्वी में। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कब्र है दोस्तों ये यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। यूपी में पूछेगा कहाँ है? तो गाजीपुर में है। कहाँ पे है? गाजीपुर में है। दोस्तों गाजीपुर को हम लोग कहते हैं काशी की बहन कहते हैं, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त लगाया था। क्या लगाया था? अस्थाई बंदोबस्त, जिसको हम लोग कहते हैं इस्तेमारी बंदोबस्त, या इसी को हम लोग कहते हैं जमींदारी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। पूछेगा कि अस्थाई बंदोबस्त कितना प्रतिशत भूमि पर लागू था? तो ये संपूर्ण भूमि का 51% भूमि पर लागू था। इसको किसने लगाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? और कॉर्नवालिस कोड लाया था। ये भी बात आप याद रख सकते हैं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और लॉर्ड रिपन से हम लोग क्या याद रख सकते हैं? तो 1878 में
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जो कौन लाया था? लॉर्ड लिटन लाया था। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया कौन था? लॉर्ड रिपन हटाया था। आगे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताऊंगा। लॉर्ड कर्जन से क्या क्वेश्चन बन सकता है? इन्होंने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने क्या किया था? ट्रेन चलाया था भारत में। आप ये बात याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों थोड़ा डिजिटल बोर्ड का कमी खल रहा है, इसलिए मैं उतना डीप नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं तो एक एक क्वेश्चन को तोड़ फोड़ के आपको मैं बताता। चलिए 13वां नंबर का प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना पूछ रहा है कि किसके द्वारा किया गया था? तो अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना हरिश्चंद्र मुखर्जी, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। क्या हो जाएगा? शिशिर कुमार घोष से हो जाएगा। दोस्तों जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब आया था तो वो कब आया था? 1878 ईस्वी में आया था। कौन लाया था? तो ये लाया था लिटन लाया था। कौन लाया था? लॉर्ड लिटन लाया था। लेकिन हटाया कौन था? लॉर्ड रिपन ने हटाया था। तो वो जो पहले जो भी भाषा, जो अमृत बाजार पत्रिका था, ये पहले बंगाली भाषा में छपता था। किस भाषा में छपता था? बंगाली भाषा में छपता था। लेकिन क्या हुआ कि जब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, कहा कि अब से कोई भी पत्रिका जो है स्थानीय भाषा में नहीं छपेगा, इसलिए जो अमृत बाजार पत्रिका है, इन्होंने रातों रात अपना भाषा चेंज कर करके इंग्लिश में छापना स्टार्ट कर दिया। और पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत किस पत्रिका को बंद किया गया, तब आपको बताना है सोम प्रकाश। किसको बंद कर दिया गया था? सोम प्रकाश। पूछेगा किसका है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। आप ये सब बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, सॉरी वीडियो में कहाँ, अभी तो बहुत सारा प्रश्न है, आपको देना पड़ेगा जवाब। चलिए अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में लग गया है, झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत को लिखा है दोस्तों श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त पार्षद लिखा है। और बंकिम चंद्र चटर्जी, इससे क्वेश्चन आने वाला है, इसका डिस्कशन अभी छोड़ देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर से हम लोग करते हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग सर नाइटहुड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सर नाइटहुड के नाम से जानते हैं। और ये सर नाइटहुड का उपाधि जालियांवाला हत्याकांड के दौरान इन्होंने अंग्रेजों को लौटा दिया था। आप ये भी बात याद रख सकते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर वही व्यक्ति है जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। सिर्फ भारत का ही नहीं, भारत के साथ साथ भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। और बंगाल का जो राष्ट्रीय गीत है कौन है? अमार सोनार बांग्लादेश। आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, आप बताइए कि जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, इस पूरा पंक्ति में जय शब्द कितना बार आता है? आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि आपके पास में कुछ अच्छा नॉलेज है। आप काउंटिंग करके भी देखिए, हमको पूरा उम्मीद है कि आपका आंसर गलत आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपने सही बता दिया तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी का लेखक पूछ रहा है कि ये कौन है? ये कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। बंकिम चंद्र चटर्जी से आप याद रख लीजिएगा, इन्होंने एक नारा दिया था, वंदे मातरम। वंदे मातरम नारा कौन दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो मैंने अभी आपको बताइए दिया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 16 नंबर का, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? मैंने अभी आपको बताया किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी। सेम प्रश्न आ गया है, हल्का सा घुमा फिरा के पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो बिहार, अच्छा दोस्तों, पहले जो था उड़ीसा हो गया और बिहार हो गया। उड़ीसा और बिहार दोनों जो था ये दोनों बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर में आता था। किस प्रेसिडेंसी के अंदर में आता था? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर में आता था। लेकिन 22 मार्च को क्या हुआ, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के बिहार एक अलग राज्य बन गया। वहीं उड़ीसा 1936 में अलग होकर के अलग राज्य बन गया। इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग दिल जान पूरा मेहनत लगा करके आप लोग मेहनत कीजिए। दोस्तों ये डीएलएड प्रीवियस ईयर का मैं सारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उम्मीद कीजिए आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहा जाता है कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने में जितनी आग लगे उतना खूब चमकता है, हीरे को जितनी धारा जाए उतना प्रखर निखरता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा पार पाना है तो समुंदर छोड़ निकलना होगा, नदियों सा पार पाना है तो समुंदर छोड़ निकलना होगा, आज नहीं तो कल संघर्ष जरूर सफल होगा। दोस्तों आप लोग बढ़िया से मेहनत कीजिए, ज़रूर आपका होगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो अच्छा से आप पढ़िए, पूरा प्रीवियस ईयर
प्रश्न है, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ और भी बहुत जगह मिलता है, आप लोग उनको भी देखिए। चलिए 18वां नंबर का प्रश्न है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? मैंने आपको बताया था कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था, कौन लाया था? लिटनमा लाया था। लिटनमा क्या किया था? लॉर्ड लिटनमा लाया था, लेकिन रिपनमा ने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था ना। क्वेश्चन क्या कहा? रद्द न किया था। लाया कौन था? आई लॉर्ड लिटनमा लाया था, लेकिन बंद कौन कर दिया था? रिपनमा ने कर दिया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी से क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, कई एग्जाम में पूछा जाता है इसको। लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा बोले या राज हड़प नीति बोले, इन सब का संबंध पूछेगा किससे है, तो आपको बताना है कि लॉर्ड डलहौजी से है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? वो भैया कौन किया था? तो वो किया था तारकनाथ दास ने किया था। किसने किया था? तारकनाथ दास ने किया था। अब यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति आपको मिल रहा है, लाला हरदयाल। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी का गठन किया था, जिसको हम लोग कहते हैं गदर पार्टी। क्या कहते हैं? गदर पार्टी का स्थापना पूछे कब किया था? तो ये 1913 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1913 ईस्वी में किया था। अगर लाला हरदयाल ऑप्शन में नहीं आए तो आपको लगाना है सोहन सिंह भाकना। दोस्तों अब क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया है, इसलिए पहले रहता था लाला हरदयाल, लेकिन आजकल जो है ना सोहन सिंह भाकना रहता है। आप ये बात भी ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो 1857 का क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। यहाँ पूछ रहा है कि किसने भाग नहीं लिया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ये तो भाग लेबे किया था ना। कहाँ से? झांसी से नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति का। बहादुर शाह जफर ये भी भाग लिया था, दिल्ली से नेतृत्व कर रहा था। और भगत सिंह नहीं कर रहा था। तात्या टोपे ये भी तो कर रहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों जब भी भगत सिंह का बात आए तो भगत सिंह से कुछ क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा। भगत सिंह ने पूछेगा किसका स्थापना किया था? ये नौजवान सभा का स्थापना किया था। नौजवान सभा का स्थापना पूछेगा किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। और भगत सिंह से क्या याद रख लीजिएगा? इसको हम लोग शहीद आजम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शहीद आजम के नाम से जानते हैं। और भगत सिंह से आप क्या याद रख लीजिएगा? भगत सिंह का जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को हुआ था लाहौर जेल में। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? मैंने आपको अभी भी बताया 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से विद्रोह शुरू हो गया था। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है भैया? अरविंद घोष है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी का पुस्तक का नाम तो आप तो जानबे करते हैं। महात्मा गांधी का पुस्तक का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पुस्तक का नाम आप लोग नहीं जानते हैं? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सत्य के साथ प्रयोग। इसका 3 पत्रिका भी बताए थे, आप लोग याद करते जाइए। नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन बताए थे ना आपको। तो ये सब आप याद रख लीजिएगा। राधा कृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों इसी की याद में हम लोग 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं। आप ये बात भी याद रख लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताए किए थे। ये 2 देश का राष्ट्रीय गीत लिखा है, बांग्लादेश का और भारत का भी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? अमर सोनारा बांग्लादेश। भारत का क्या है? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। मैं सब आपसे क्वेश्चन दिया था कि आप बताइए कि जनगण मन अधिनायक जय में जय शब्द कितनी बार आया है। अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन का कमेंट करता है तो समझो कि आपका तैयारी कितना अच्छा है। चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? मतलब भारत का राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन पूछ रहा है कि किसने बनाया था। तो भारत का जो राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन पूछा किसने बनाया था? तो बनाया था पिंगली वेंकैया नायडू ने। किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया नायडू ने बनाया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। विजया लक्ष्मी पंडित ये कौन था? JL नेहरू यानी कि चाचा जी का कौन था? बहन थी। कौन थी? जवाहरलाल नेहरू की कौन थी? ये बहन थी। और इससे क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र सभा की थी। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और इससे एक क्वेश्चन और याद रख लीजिएगा, क्या ये महाराष्ट्र की छठी राज्यपाल थी? विजया लक्ष्मी पंडित क्या थी? महाराष्ट्र की छठी राज्यपाल थी। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और भी कुछ क्वेश्चन बन रहा है, चलिए मैं बता देता हूँ। एनी बेसेंट का दोस्तों पत्रिका कई बार पूछा गया है, तो आपको बताना है न्यू इंडिया पूछेगा कि यह पत्रिका किसका है? एनी बेसेंट का है। और कॉमनवेल्थ किसका है? ये भी एनी बेसेंट का है। एनी बेसेंट भारतीय कांग्रेस का प्रथम
महिला थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल प्रथम महिला थी। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तब आपका आंसर आएगा सरोजिनी नायडू। दोस्तों सरोजिनी नायडू वही व्यक्ति है जो 2 बार उत्तर प्रदेश का राज्यपाल भी रह चुकी है। भारत की प्रथम राज्यपाल भी है और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी है। सरोजिनी नायडू को हम लोग किस नाम से जानते हैं? भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। अगर वही पूछे कि स्वर कोकिला के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो हम लोग लता मंगेशकर को जानते हैं स्वर कोकिला के नाम से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपका PDF चाहिए तो आप लोग जाइए, मेरा यहाँ लोगो में आप देख लीजिए ITI HAS KI दुनिया 99, वहाँ पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 17 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? तो 17 दिसंबर 1911 में जो कांग्रेस का बैठक हुआ था जन गण मन, वो कहाँ पर गाया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये कहाँ पर गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में तो ये गाया गया था कलकत्ता में। कहाँ गाया गया था? ये कलकत्ता में गाया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पूछेगा कि इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो आपको बताना है कि पंडित बिशन राव। कौन था? पंडित बिशन राव। पंडित बिशन राव, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, क्वेश्चन है 28वां नंबर का, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक बच्चा जानता है कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। अब विष्णु शर्मा, ये बताइए तो विष्णु शर्मा किताब का नाम क्या है? पंचतंत्र। क्या नाम है भैया? पंचतंत्र है। हूबहू ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में आता है, आप ये सब भी याद रख लीजिएगा। अच्छा, मुल्क राज आनंद का भी आप लोग बताइए कमेंट में, इसका किताब का नाम क्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं तो मैं कमेंट में डाल दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। और इन्हीं के समय में क्या हुआ था? 1857 का क्रांति हुआ था। क्या हुआ था? 1857 का क्रांति हुआ था। अब बहादुर शाह जफर जो था, ये शासन में इसका कम ध्यान और शेर शायरी में इसका ध्यान ज़्यादा लगा हुआ रहता था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और मोहम्मद शाह को हम लोग रंगीला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रंगीला के नाम से जानते हैं। ये अपने दरबार में कभी स्त्रियों का कपड़ा पहन के आ जाया करता था, तो कभी नंगे आ जाया करता था। वहीं पूछेगा औरंगजेब को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो औरंगजेब को हम लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं या गाजी के नाम से हम लोग जानते हैं। फर्रुखसियर को पूछेगा तो फर्रुखसियर बेग को हम लोग घृणित कायर के नाम से जानते हैं। किस मुगल बादशाह को हम लोग घृणित कायर कहते हैं? तो फर्रुखसियर बेग को हम लोग कहते हैं। आलमगीर के बारे में तो मैंने तो आपको बता ही दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में लगा हुआ है, क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजा पूछ रहा है कि किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया था? तो चोल राजा ने जो प्रदर्शन किया था वो शैव धर्म का प्रदर्शन किया था। किस धर्म का किया था? शैव धर्म, यानी जो शैव धर्म मानेगा वो भगवान शिव को मानेगा। कौन मानेगा? भगवान शिव को मानता है। हम सबको पता है कि हिंदू धर्म 2 भाग में बट गया था, एक शैव धर्म और एक वैष्णव धर्म। तो आप लोग बताइए कि आप लोग कौन सा क्वालिटी में आते हैं? तो हम लोग आते हैं दोस्तों वैष्णव धर्म में आते हैं। किस क्वालिटी में आते हैं? वैष्णव धर्म में आते हैं। वैष्णव धर्म में आते हैं तभी तो हम लोग मीट मांस खाते हैं, शैव धर्म वाला मीट मांस नहीं खाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो बक्सर का युद्ध आपसे पूछ रहा है कि किस संधि से समाप्त हुआ था। हम सब जानते हैं कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो इलाहाबाद का संधि से समाप्त हुआ था। और इलाहाबाद का जो संधि हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1765 ईस्वी में। कब हुआ था? 1765 ईस्वी में इलाहाबाद के संधि के बाद बक्सर का युद्ध को समाप्त हो गया और कहा गया कि आज के बाद जो मुगल बादशाह होगा उसको पेंशन दिया जाएगा 28 लाख रुपया महीना, और ये कठपुतली होगा अंग्रेज का, ये कुछ नहीं करेगा, जो अंग्रेज कहेगा उसको मानना पड़ेगा। और साथ साथ क्या किया गया था कि और 15 लाख कुछ 50 लाख पर अवध के नवाब पर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया था। तो आप ये भी बात याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? जब भी बोले कानपुर में 1857 का विद्रोह में, काना नाना, ऐसे याद रख लीजिएगा, काना नाना। तो कानपुर से कौन कर रहा था? नाना साहब कर रहा था। कौन कर रहा था? नाना साहब। नाना साहब को हम लोग कहते हैं धोधू पंत। क्या कहते हैं? धोधू पंत। पूछेगा धोधू पंत हम लोग किसको कहते हैं? नाना साहब को कहते हैं। लक्ष्मीबाई का पूछेगा बचपन का नाम क्या था? तो आपको बताना मनु या मणिकर्णिका या छबीली बाई। अच्छा, छबीली बाई जो था दोस्तों, इसको दादाजी प्यार से कहा करती थी। और कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान भी इसे छबीली बाई ही कहती थी। और तात्या टोपे कौन था? तात्या टोपे जो था 1857 के क्रांति के समय नाना साहब का सैनिक था।
कौन था? ये सैनिक था। और तात्या टोपे का असली नाम पूछेगा क्या है, तो आपको बताना है कि रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम है? रामचंद्र पांडुरंग। आप ये भी नाम भी याद रख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के क्रांति में किसको धोखा दिया गया था? दोस्तों तात्या टोपे को धोखा दिया गया था इसके दोस्त के द्वारा, जिसके कारण इसको क्या हुआ था? फांसी का सजा दिया गया था, अंग्रेजों को पकड़वा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार हम देखे हैं, पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और पूछेगा बिहार से 1857 का क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कुंवर सिंह कर रहा था। अगर वो पूछे पटना से 1857 के क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपको बताना है कि पीर अली कर रहा था। कौन कर रहा था? पीर अली कर रहा था। और पीर अली कौन था? ये एक पुस्तक विक्रेता था। वही पूछे लखनऊ से 1857 के क्रांति का विद्रोह कौन कर रहा था? तो लखनऊ से 1857 का विद्रोह जो कर रहा था कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल कर रही थी। कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल कर रही थी। और बेगम हजरत महल को हम लोग कहते हैं, बेगम हजरत महल को हम लोग महक परी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महक परी के नाम से जानते हैं। और कभी कभी लखनऊ ऑप्शन में नहीं रहता तो अवध रहता है। पूछेगा कि अवध से 1857 के क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में ये रहा दोस्तों, काफी शानदार प्रश्न है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो था लॉर्ड पामस्टन। कौन था? लॉर्ड पामस्टन था। इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहीं अगर पूछे 1857 के क्रांति के समय भारत का जो वाइसराय था वो कौन था, तब आपको बताना है कि लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगर पूछे 1857 के क्रांति के समय चुनाव चिन्ह क्या था, तो आपको बताना है कमल और चपाती था। क्या था? कमल और चपाती था। पूछेगा कि 1857 के क्रांति का शुरू होने का मुख्य कारण क्या था, तो आपको बताना है कि चर्बी वाला कारतूस। क्या था? चर्बी वाला कारतूस। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में लगा हुआ है। क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, तो समुद्री मार्ग के द्वारा भारत में कौन आया था? तो वो आया था भैया पुर्तगाली आया था। कौन आया था? पुर्तगाली आया था। और पुर्तगालियों में कौन आया था सबसे पहले? तो वास्को डी गामा आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। पूछेगा वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ आया था, तो ये सर्वप्रथम आया था गुजरात में। गुजरात में पूछेगा किससे मिला था, तो ये अब्दुल मनिक नाम के एक व्यापारी से मिला था। अब्दुल मनिक नाम के एक व्यापारी से मिला था। ये अब्दुल मनिक इसको लेकर के चला जाता है केरल के राजा के पास में, केरल के राजा के पास में, जिसका नाम रहता है जमेरीन। क्या नाम रहता है? जमेरीन। और इसी जमेरीन के पास में रात रुकता है और बिजनेस का बात करता है और खाना पीना खाता है तो मीट बना के खिलाता है और मीट काफ़ी टेस्टी लगता है। तो वास्को डी गामा पूछता है कि भैया इसमें क्या है, आखिर आपने मीट में ऐसा क्या डाल दिया कि इतना टेस्टी बन गया? तो जमेरीन बोला कि ये तो हुजूर हमारे यहाँ का मसाला है जो इतना टेस्टी है। तो वास्को डी गामा समझ गया कि अब हमको किसका व्यापार करना है? मसाला का व्यापार करना है। इसलिए वास्को डी गामा ने भारत से क्या किया था? भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया और यहाँ से मसालों का व्यापार करता था। और यहाँ से जितना मसाला ले जाता था यूरोप में 50% मुनाफे पे बेचता था। कितना? 50% फायदा पे बेचता था। अब क्वेश्चन वो नहीं रहा कि वास्को डी गामा कब आया, अब क्वेश्चन पूछा है कि वास्को डी गामा कितनी बार आया। तो दोस्तों वास्को डी गामा भारत में टोटल 3 बार आया। कितना बार आया? टोटल 3 बार आया। अच्छा, वास्को डी गामा का कब्र पूछेगा कहाँ है, तो आपको बताना है कोच्चि में है। कहाँ है? कोच्चि में है। ये सब क्वेश्चन आप पूछ रहा है। अब पूछेगा कि वास्को डी गामा, हाँ चलिए हो गया, इतना तक मैंने आपको बताया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है 32 नंबर का। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। हम सब जानते हैं दयानंद सरस्वती ने किसका स्थापना किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना किया था आर्य समाज का। किसका किया था? आर्य समाज का किया था। और आर्य समाज का स्थापना कब किया था? तो ये किया था 1875 ईस्वी में किया था। पूछेगा कहाँ किया था, तो ये किया था मुंबई में किया था। और पूछेगा कि मुंबई में किया था। और पूछेगा आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में कहाँ किया था? मुंबई में किया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, इसका किताब का नाम आप याद रख लीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम याद रख लीजिएगा? सत्यार्थ प्रकाश। और आर्य समाज का नारा क्या था? यानी आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती का फेमस नारा था वेदों की और लौटो। क्या नारा था? वेदों की और लौटो का नारा पूछे किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। पूछेगा इसका बचपन का नाम क्या था, तो आपको बताना है कि मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व संबंध से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैयतबाड़ी व्यवस्था। तो सबसे पहले आप जानिए कि रैयत का अर्थ क्या होता है। तो रैयत का अर्थ होता है किसान। क्या होता है? किसान। तो मतलब रैयतबाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होगा? किसान होगा।
क्या होगा, किसान होगा। और रैयतवाड़ी व्यवस्था संपूर्ण भारत का 19% भूमि पर लागू था, आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था सर सैयद अहमद खान ने किया था। किसने किया था, सर सैयद अहमद खान ने किया था, ये बात याद रख लीजिएगा। एएमयू का स्थापना इन्होंने किया था। जबकि बीएचयू का स्थापना अगर आपसे पूछे तो बीएचयू का स्थापना 1916 ईस्वी में किसने किया था, एम मदन मोहन मालवीय ने किया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, फारसी साप्ताहिक मिराज उल अखबार को प्रकाशित करते थे। पूछ रहा है कि यह अखबार किसका अखबार था। तो दोस्तों यह अखबार था राजा राम मोहन राय का था। किसका था, राजा राम मोहन राय था। राजा राम मोहन राय वही व्यक्ति था जिन्होंने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। क्या किया था, सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से करवाया था। राजा राम मोहन राय का मृत्यु पूछेगा कहाँ हुआ था, तो 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है 36वां नंबर का, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो गांधी जी जो चंपारण सत्याग्रह था दोस्तों, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1917 में हुआ था। ये चंपारण कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है बिहार में। यहाँ के किसान से ज़बरदस्ती 3/20 भाग पर नील का खेती करवाया जाता था। 3/20 भाग पर, तो 1 कठिया बराबर होता है 1/20, 2 कठिया बराबर होता है 2/20, 3 कठिया बराबर होता है 3/20। तो यहाँ पर किसानों से 3/20 भाग पर नील का खेती करवाया जाता था, जिसको हम लोग 3 कठिया पद्धति के नाम से जानते थे। ऑप्शन देखिए, इजोरदारी जानवी 3 कठिया हमको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर का प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा था। अपने पिता का हत्या कर करके किसने गद्दी पर बैठा था, तो वो बैठा था बिंबिसार बैठा था। किसने बैठा था, बिंबिसार बैठा था। इसलिए बिंबिसार को हम लोग पितृहीनता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पितृहीनता के नाम से जानते हैं। चलिए समुद्रगुप्त, अच्छा समुद्रगुप्त से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पूछेगा समुद्रगुप्त की जानकारी हमको किससे मिलती है, तो आपको बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति नामक ग्रंथ से मिलती है। अजातशत्रु, ये तो जानबे करते हैं अजातशत्रु कौन था। अजातशत्रु के समय में बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, क्वेश्चन देख लीजिए, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था। मेटरनिक दोस्तों कहाँ का चांसलर था, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा ये एक कथन था, जब फ्रांस छिपता है तो संपूर्ण यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। पूछेगा कि यह कथन किसका है, तो यह कथन दोस्तों किसका है, मेटरनिक का ही है, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 39 नंबर कि फ्रांस के क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। फ्रांस के क्रांति का कारण क्या था, गिरफ्तारी पत्र, गलत मनसबदारी प्रथा नहीं प्रजा, ये भी नहीं होगा, निरंकुश शासन, मतलब यहाँ पर क्या था, जनता का शासन नहीं था, जनता पर अत्याचार होता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, निरंकुश शासन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी जो था दोस्तों पेशे से क्या था, एक नाविक था। क्या था, पेशे से एक नाविक था। और गैरीबाल्डी ने कहा था, गैरीबाल्डी ने इटली का एकीकरण किया था। किसका एकीकरण किया था, इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में किया था। किसके बल पर, तलवार के बल पर, तलवार के बल पर। पूछेगा तलवार के बल पर इटली का एकीकरण करने के बाद किसने किया था, तो गैरीबाल्डी ने कहा था, आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 41 नंबर, पानीपत का तीसरा युद्ध व अंतिम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी हारा, बाबर जीता। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू हारा और अकबर जीता। तीसरा युद्ध हुआ था कि मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, ये कब हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मराठा की ओर से कौन लड़ रहा था, सदाशिव राव लड़ रहा था, और अहमद शाह अब्दाली का क्या हो जाता है, जीत हो जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 42 नंबर का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था देवपाल, धर्मपाल, या हाँ धर्मपाल, सॉरी कौन था, धर्मपाल था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है
सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? जो सिकंदर के में जब सिकंदर भारत आया था तो उस समय पूछ रहा है कि भारत में जो राजा था वो कौन था? उस समय नंद वंश चल रहा था। कौन वंश चल रहा था? नंद वंश चल रहा था। नंद वंश का शासक कौन था? नंद वंश का शासक था धनानंद था। कौन था? धनानंद था। धनानंद को हम लोग जेंद्रमीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जेंद्रमीज के नाम से जानते हैं। जेंद्रमीज का अर्थ होता है धन का लालची। क्या होता है? धन का लालची। तो सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक था। कौन था इस समय शासक? धनानंद था। इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर का जो है भारत में मदद किसने किया था? चलिए देखते हैं आगे कहीं शायद प्रश्न है, हमको लगता है आगे प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया है? तो खरोष्ठी लिपि पूछ रहा है, तो खरोष्ठी लिपि को ईरानियों ने स्थापित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कुषाण वंश का पूछेगा सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। कनिष्क ने कश्मीर में क्या बसाया था? कनिष्कपुर नामक बस्ती को बसाया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और सभ्यता का पालना पूछे किस देश को कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन था? खालसा का अर्थ होता है लड़ाकू सिख। क्या होता है? लड़ाकू सिख। खालसा पंथ का स्थापना पूछा किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह का कहना था, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गीदड़ नु में एक लड़ावा, 1.25 ते एक लड़ावा, तबे गोविंद सिंह नाम कहलावा। तो गुरु गोविंद सिंह जो था सिख धर्म के 10वें गुरु थे। कौन थे? सिख धर्म के 10वें गुरु थे। और इस प्रकार कर सकते हैं वे अंतिम गुरु थे। 10वें या अंतिम गुरु पूछेगा सिख धर्म का कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब के बीच में एक युद्ध हुआ था, चमकौर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? चमकौर का युद्ध, जिसमें औरंगजेब का 40,000 का सेना और 400 सिख से हार जाता है। उसी में गुरु गोविंद सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गीदड़ नु में शेर लड़वा, 1.25 थी एक लड़ावा, तबे गोविंद सिंह नाम कहलावा। तो ये स्टेटमेंट किसका है? गुरु गोविंद सिंह का है। तो मैंने आपको बताया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है। क्वेश्चन रहा, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता तो था दोस्तों मोरक्को के, अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। अगर अफ्रीका ऑप्शन में नहीं आए तो आप याद रख लीजिएगा। तो इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? अफ्रीका के मोरक्को के निवासी था। ये भारत आया था। कहाँ आया था? ये भारत भी आया था। पूछे किसके शासनकाल में भारत आया था? MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और इससे क्या याद रखना है? इसका किताब का नाम याद रख लेना है, रेहला। क्या नाम है? रेहला। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है 47 नंबर का, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा पूछ रहा है कि किसको कहा जाता था? तो पेशवा दोस्तों किसको कहा जाता था शिवाजी के प्रशासन काल में? तो पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों। ये रहा टोटल 47 ही प्रश्न था, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए और शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको PDF चाहिए तो ITIHASKI दुनिया 99 पर जा करके आप सर्च कीजिए, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो मैं वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं लगा दूंगा, आप वहाँ से भी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। ये चैनल सभी एग्ज़ाम का तैयारी कराया जाता है। प्लीज़ आप लोग इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके रखें।